हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ वर्षा भारद्वाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का चैप्टर 3 है, उसका 3rd पार्ट है। इस पार्ट में ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। 4th चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे। तो ये था हमारा चैप्टर, यहाँ चुनाव और प्रतिनिधि। तो इससे आगे तक हमने पढ़ लिया, मतलब जहाँ तक हमने पढ़ लिया उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ से पढ़ना था। किसी भी ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी यह है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। यदि हम लोकतंत्र को एक ज़मीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें मतदाताओं की आकांक्षाओं को चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो। यानी क्या बता रहे हैं, जो चुनाव की प्रणाली है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो उसकी कसौटी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। बहुत सारे उसमें चुनाव सुधार की ज़रूरत है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें यही बताया है कि जो मतदाताओं की सूची जो होती है, यानी जो चुनाव का रिजल्ट होता है, वो इस बिहाफ पे निकलना चाहिए कि जो रिजल्ट निकला है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इससे आगे हम चलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनाव के बारे में 2 अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन है, कौन चुनाव लड़ सकता है, इन दोनों बुनियादों पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। यानी जो मतदाता है वो कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो संविधान है वो हमारा लोकतांत्रिक परंपराएं जो है उनका पालन करता है, उनको फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना ज़रूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफ़ी देर से और बड़े संघर्ष के बाद मिला। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया। यानी क्या बता रहे हैं इसमें कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब क्या है कि भारत में रहने वाले जो भी वयस्क व्यक्ति है, यानी जो एडल्ट है, 18+ है, 18 साल के हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के टाइम पे और आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को वोट देने के लिए बहुत लंबी लड़नी पड़ी, और उसके अलावा महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता था। और अगर हम 18 साल की बात करें तो ये जो 18 साल की एज का जो क्राइटेरिया है ये अभी है। इससे थोड़ा पीछे जाओगे, 1998 या 1985 की आई थिंक बात है। उस टाइम पे क्या था, तब 21 साल वयस्क व्यक्ति के एडल्ट जो व्यक्ति होता था वो 21 ईयर्स का माना जाता था। बट अब ये घटाकर 18 साल कर दी गई है, संविधान में संशोधन किया गया और इसमें परिवर्तन कर दिया गया। हाँ, 1989 की बात है। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं आपको बता रही थी। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के संशोधन के द्वारा घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। 1890 वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों का चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। यानी ये क्या करता है, जितने भी वयस्क मताधिकार हैं वो क्या करते हैं, सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जो चयन प्रक्रिया होती है, जो इलेक्शन होता है, उसमें आपके पास अधिकार है कि आप चुन सकते हो किसी भी व्यक्ति को। यह समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसका अध्ययन
इनमें अधिकार वाले अध्याय में किया गया है। यानी ये जो समानता और गैर भेदभाव, यानी समानता को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन करवाया जाना चाहिए और गैर भेदभाव यानी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अधिकार वाला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें कितने सारे अधिकार थे जिनके बारे में हमने पढ़ा था, उनको डिटेल में बताया गया था कि छुआछूत की प्रथा का अंत हो गया है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत और जो मौलिक अधिकार हमारे 6 थे उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सेकंड चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था। यानी लोग क्या मानते थे कि बिना एजुकेशन के जो जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व के समान रूप से विश्वास था। यानी जो संविधान निर्माता थे उनको पता था कि जो लोग योग्य नहीं हैं उनको भी अधिकार है, वो भी रह रहे हैं समाज में, वो भी भारत के नागरिक हैं, तो वोट देने का अधिकार उनको भी होना चाहिए। देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं कि वो भी अपने देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। जो वोट देने का अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ जो है वो चुनाव इलेक्शन में वोट देने के लिए है, वही चीज़ इलेक्शन में खड़े होने के लिए भी है। क्या कि आगे मैं बताती हूँ। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने का और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न होती है। उदाहरण के लिए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। कुछ और प्रतिबंध भी है, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने की योग्य नहीं है। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अधिकार हैं वो तो मतलब जो प्रतिबंध है वो क्या क्या है। एक तो जो लोकसभा या राज्यसभा में जो व्यक्ति जा रहा है, यानी जो लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, तब वो लड़ सकता है। या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने 2 साल के लिए जेल में गया हो, वो 2 साल उसने जेल काटी हो। अगर 2 साल उसने जेल काटी है तो वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा हमारा चुनाव आयोग में लिखा गया है, यानी संवैधानिक रूप से वो अयोग्य है। उसके बाद जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, हाँ ये मैंने बता दिया ना कि 2 सालों के लिए, और इसके आगे क्या है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए चुनी गई है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, उसकी एज क्राइटेरिया कोई मैटर नहीं करती है। अगर हम बात करें कि वो कौन से वर्ग से है उससे भी कोई लेना देना है, वो लड़की है या लड़का है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। यानी किसी भी आधार पर कोई भेदभाव या प्रतिबंध नहीं है। सभी के लिए जो चुनाव व्यवस्था है नागरिकों के लिए सभी के लिए बनाई गई है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, अमीर हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या फिर वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी हो। क्योंकि जो बहुत सारे लीडर होते हैं वो ऐसे भी होते हैं जो अनपढ़ होते हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स चला रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ा लिखा होना मैटर नहीं करता। और बहुत सारे ऐसे लीडर भी होते हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं कि इवन वो बाहर के कंट्रीज से भी एजुकेशन प्राप्त करके आए होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीन का अभाव है। यानी क्या बता रहे हैं कि एक स्वतंत्र जो है चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की आवश्यकता बहुत है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट काम है ये, बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिए
ताकि जो इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे ना चेंजेस की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। वो कौन से सुधार है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब देखते हैं आर्टिकल 324 का फर्स्ट जो है, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित है, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। यानी जो इतने सारे हमने काम पढ़े हैं, यही क्या है, निर्वाचन आयोग का काम है। क्या क्या कि जो चुनाव कराना है हर राज्य में, विधानमंडल के लिए कराना, राष्ट्रपति के कराना, उपराष्ट्रपति के, निर्वाचन की नामावली यानी लिस्ट तैयार करना, उनका रिजल्ट घोषित करना, और जो भी मतलब चुनाव से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं आर्टिकल 324 के तहत, वो सब चुनाव आयोग को ही करवाने पड़ते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है, चुनाव आयोग के क्या काम है और उनमें सुधार की ज़रूरत क्यों है। तो सुधार की ज़रूरत क्यों है वो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ, पहले आप चुनाव आयोग के बारे में पढ़ लो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। यानी चुनाव कराने का जो अधिकार है, मतदाता सूची तैयार करने का, उसको अधीक्षण करने का, उसे निर्देशन करने का और नियंत्रण, उस पर कंट्रोल करने का, और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को ये सारा काम दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। संविधान के ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर अंतिम निर्णय कराने की भूमिका सौंपते हैं। यानी ये जो डिसीजन लिया गया है, जो वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं संविधान के। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो इनसे ही संबंधित जो कोई भी अंतिम जो डिसीजन लिया गया है वो चुनाव आयोग को ही लेना पड़ेगा और वही डिसीजन माननीय होगा। ये ऐसा संविधान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है चुनाव आयोग को। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान की इस व्याख्या से सहमति व्यक्त की। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी अपनी सहमति दी है इस पे। संविधान का ये जो डिसीजन है, ये जो फैसला लिया गया है कि जो ये वर्ड्स कहे गए हैं, संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भी अपनी सहमति बताई है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यानी क्या बता रहे हैं, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी सहायता के लिए हर राज्य में एक जो निर्वाचन अधिकारी होता है, जो सारा ये जो प्रोसेस है ये देखता है कि कौन खड़ा हो रहा है, किसकी लिस्ट तैयार करनी है, वहाँ रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा, इन सब के लिए हर एक स्टेट में एक अधिकारी ज़रूर होता है जिसे हम निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यानी जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये जो बड़े बड़े इलेक्शंस होते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि स्थानीय निकायों के चुनाव जो होते हैं ये आम जनता द्वारा होते हैं, तो इनके लिए जो जो सिक्योरिटी इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग है, वो स्थानीय चुनाव के लिए यानी स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसा कि हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे, इसके लिए राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी इसके लिए क्या होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त। यानी हर राज्य का एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो ये सारी व्यवस्थाओं को देखता है। जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं, इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अलग दायरा है। यानी जो निर्वाचन आयोग का जो काम करते हैं उनका जो काम करने का तरीका होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है, अलग उनका दायरा होता है। यानी जो तरीका है वो सबका डिफरेंट होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्य या बहुसदस्य भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। 1989 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्य बना दिया गया। चुनाव के
बाद उसे फिर एक सदस्य बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्य हो गया। तब से यह बहुसदस्य बना हुआ है। शुरू में बहुसदस्य निर्वाचन आयोग को लेकर तरह तरह की शंकाएं थीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब हम इस बात की सहमति है कि बहुसदस्यीय, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बहुसदस्य निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों से साझेदारी हो गई है और आयोग पहले से कई ज़्यादा जवाबदेह बन सकता है। देखो, यानी बहुसदस्य और बहुसदस्य में क्या है कि सदस्य जो था वो एक तरह का काम करता था, यानी एक टाइप का ही काम कर सकता था। लेकिन जो ये बहुसदस्य बना दिया गया, इसमें अलग अलग तरह के काम किए जाते हैं। यानी राज्य का जो काम है वो राज्य देखेगी, केंद्र का जो काम है वो केंद्र देखेगी, यानी सारी चीज़ें जो है वो इनके कंट्रोल में दे दी गई। और अगर इनमें हम बात करें कि इनमें ये हो रहा था कि कौन सी जो है इलेक्शन कमीशन कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, सदस्य या बहुसदस्य, तो इसका जो डिसीज़न लिया गया था वो न्यायालय को करना पड़ा। इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो न्यायालय ने निकाला। उसने क्या सॉल्यूशन निकाला? उसने इस बात पे सहमति दी कि जो बहुसदस्य निर्वाचन जो है ये आयोग जो है ज़्यादा उपयुक्त है, यानी इसका काम जो है वो ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें जो आयोग की शक्तियाँ होती हैं उनकी साझेदारी भी हो गई है और आयोग से पहले कई ज़्यादा जवाबदेह बन गए, यानी ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के काबिल है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो क्या करता है? आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन दोनों निर्वाचन आयुक्त की तुलना में अगर हम बात करें तो उस दोनों को क्या है? ज़्यादा शक्तियाँ नहीं प्राप्त है। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्वाचन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है। यानी क्या कह रहे हैं? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो दोनों निर्वाचन आयुक्त हैं, उन दोनों की जो तीनों की जो शक्तियां हैं वो लगभग बराबर ही हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के परामर्श से। ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसी हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग कर दी जाए तो चुनाव में सरकार का समर्थन करे। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया। उनका सुझाव है कि इसके लिए विभिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी है। यानी क्या बता रहे हैं कि इस जो ये निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं इनमें सुधार की ज़रूरत बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो निर्वाचन आयुक्त है ना, ये मतलब विपक्ष की जो लोग होते हैं वो इसका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उनके हिसाब से वो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके परामर्श के हिसाब से इनकी जो प्रक्रिया है, इनका जो कार्यकाल है उसको चेंज करना चाहिए। कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। वो परिवर्तन यानी जो काम कर रहे हैं वो नेगेटिव काम कर रहे हैं, यानी जो नहीं होना चाहिए वो क्या है, ये हम आने वाले आपके टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। अभी इसमें ये समझो कि जो इसमें चेंज करने की ज़रूरत बता रहे हैं किसके द्वारा? जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके द्वारा, और जो विपक्ष की कुछ दल होते हैं वो उनका विरोध करते हैं, तो उनकी सहमति भी ले लेनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। संविधान मुक्त निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है। यानी संविधान दोनों जो आयुक्त हैं उनको कार्यकाल जो है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें 6 वर्षों के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी उन्हें 6 वर्ष के लिए या फिर 65 साल की आयु तक उन्हें नियुक्त किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत है। यानी क्या बता रहे हैं, विशेष बहुमत से आगे भी और है, इसको थोड़ा सा मैं बताती हूँ। विशेष बहुमत से पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ना हटा सके जो चुनाव में उसकी तरफदारी करने से मना करे। निर्वाचन आयुक्तों की भारत का राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। देखो इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बता रहे हैं कि जो निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल है उनको सुरक्षा जो दी जाती है वो संविधान के द्वारा दी जाती है। अगर हम उनकी वर्ष की बात करें कि वो कितने दिनों तक कार्यरत रहते हैं, तो 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष के लिए उनको नियुक्त किया जाता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका जो कार्य है वो समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों सदनों में बहुमत होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा में, तभी हटाया जा सकता है, ऐसे नहीं बिना बहुमत के। और पारित कर इस आशय, यानी क्या बता रहे हैं, अगर हम इसको पारित कर आशय का जो प्रतिवेदन है राष्ट्रपति को भेजा जाता है यानी वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि इनको हटाने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और अगर यह सुनिश्चित करने लगे कि कोई सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकती है तो उसकी जो तरफदारी करने से मना करे, निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। यानी देखो, अगर कोई इसकी तरफदारी कर रहा है तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हटाया जा सकता है अगर लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बहुमत मिले। और राष्ट्रपति जो है वो ही इनको निर्वाचन आयुक्तों को हटा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत मिल जाए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के पास काफ़ी सारे काम हैं। क्या क्या काम है हम उनकी बात करते हैं। यह मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है, पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलतियां ना हो, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए और ना ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदाता अयोग्य हो या जीवित ही ना हो। यानी जो मतदाता सूची तैयार की जाती है, वोटर की जो लिस्ट तैयार की जाती है, जब लोग खड़े होते हैं तो वो लिस्ट तैयार करना, उसकी देखरेख करना कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, जो पंजीकृत मतदाता हैं उनके नाम कहीं छूट ना जाए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ना जुड़ जाए जो वो जीवित ही ना हो, यानी जो मर चुका हो। सेकंड पॉइंट क्या है, वह चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है। यानी वो क्या करते हैं, चुनाव का समय और चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है वो तय करते हैं। इस कार्यक्रम में निम्न बातों का उल्लेख है, जैसे चुनाव की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदाता की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिनीतियों की घोषणा। यानी चुनाव की जो अधिघोषणा है वो करना, जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी डेट फिक्स करना, मतदाता की तिथि, वोटिंग कब होगी वो डेट फिक्स करना, मतगणना की तिथि यानी जो रिजल्ट है वो कब होगा, और चुनाव परिणामों की घोषणा यानी गिनती कब होगी वोटों की और रिजल्ट कब आएगा। ये सारी चीज़ें करना किसका काम है, चुनाव आयुक्त का। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बता रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। यानी जो निर्वाचन आयोग है इसके पास क्या है, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए डिसीजन जो लिया जाता है उसका अधिकार संविधान के द्वारा चुनाव निर्वाचन आयोग को दिया गया है। वह पूरे देश, किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित या रद्द कर सकता है कि वहाँ माकूल माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। यानी वो आगे पोस्टपोन भी इलेक्शन को कर सकता है कि वहाँ की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वहाँ नहीं हो सकते किसी भी भारत देश में, किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में। आगे क्या बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है।
वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। देखो क्या बता रहे, आचार संहिता चुनाव आयोग के द्वारा लागू की जाती है, इसमें कहीं पे भी वो दोबारा इलेक्शन करवा सकते हैं। राजनीतिक दल होते हैं और उनके जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए वो आचार संहिता उनके आदर्श के रूप में एक आचार संहिता लागू कर सकते हैं और दोबारा इलेक्शन कराने की आज्ञा दे सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। ऑर्डर, वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकते हैं, ये तो हो गया। यदि उसे लगे कि मतगणना की प्रक्रिया पूरी तरह से उचित या न्यायपूर्ण नहीं थी तो वह दोबारा मतगणना कराने की भी आज्ञा दे सकता है। यानी अगर उनको लगता है कि जो मतगणना है यानी जो काउंटिंग हो रही है वोटों की वो न्यायपूर्ण नहीं हुई है, ठीक से नहीं हुई है, उसमें कोई गड़बड़ हुई है, तो जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग जो है, वो उनको फिर से मतगणना जो है यानी जो काउंटिंग है वो फिर से करने की ऑर्डर दे सकता है। और ऑर्डर वो माननीय होगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता देता है और जिसके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो उनको आवंटित करता है यानी कि देता है। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग के पास बहुत ही सीमित कर्मचारी होते हैं। वह प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है, लेकिन एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने पर चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में आयोग का पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण हो जाता है। यानी क्या बता रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग है उसके पास सीमित ही कर्मचारी होते हैं और वह जो प्रशासनिक मशीनरी की मदद से चुनाव कराता है। उसके बाद अगर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो चुनाव संबंधी जो भी कार्य होते हैं तो जो आयोग होता है वो पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर उसका नियंत्रण हो जाता है। किसका? निर्वाचन आयोग का। प्रशासनिक जो मशीनरी होती है उन पर उनका कंट्रोल हो जाता है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारों को चुनाव संबंधी कार्य दिए जाते हैं और इस संबंध में निर्वाचन आयोग का उन पर पूरा नियंत्रण होता है। यानी केंद्र और राज्य सरकार के जब भी चुनाव होते हैं तो प्रशासनिक जो भी अधिकार होते हैं चुनाव संबंधी और जो उन्हें काम दिए जाते हैं तो उन पर निर्वाचन आयोग का पूरा अधिकार होता है, पूरा कंट्रोल होता है। बाद में क्या बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग इन अधिकारों का तबादला कर सकता है या उनके तबादले को रोक सकता है। अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम कराने में विफल रहे तो आयोग उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। यानी क्या बता रहे हैं, जो भी ये अधिकारी होते हैं वो क्या कर सकता है, इन अधिकारियों का तबादला कर सकता है या उनका तबादला रोक सकता है। और अधिकारी अगर निष्पक्ष ढंग से काम ना करें, उनमें विफल हो, तो जो आयोग है उसके विरुद्ध कार्यवाही भी करवा सकता है, यानी उनके अगेंस्ट मुकदमा वगैरह दायर कर सकता है, उसके पास अधिकार है। उसके बाद विगत वर्षों में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा जिसने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुनिश्चित करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। यानी क्या बता रहे हैं, जो चुनाव आयोग है उसने स्वतंत्र सत्ता के रूप में वो उभरा और उसने जो चुनाव है वो काफ़ी निष्पक्ष और सुनिश्चित तरीके से कराने का डिसीज़न लिया और जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग किया कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाएगा। कौन? निर्वाचन आयोग। उसने चुनाव प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया। यानी जो चुनाव है उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से काम किया। किसने? निर्वाचन आयोग ने। निर्वाचन आयोग का इतिहास इस बात का गवाह है कि संस्थाओं की कार्य प्रणाली में प्रत्येक सुधार के लिए कानूनी या संवैधानिक परिवर्तन आवश्यक नहीं। यह आम धारणा है कि 25 वर्ष पहले के मुकदमे आज निर्वाचन आयोग ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। ऐसा इसलिए नहीं कि निर्वाचन आयोग की शक्तियां या उसकी सार्वभौमिक सुरक्षा बढ़ा दी है। दरअसल निर्वाचन आयोग ने केवल उन शक्तियों और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान में पहले से ही प्राप्त थी। देखो
क्या बता रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं कि जो पहले काम करने का जो निर्वाचन आयोग का तरीका था वो पहले की तुलना में अब ज़्यादा बेस्ट है। अब वो ज़्यादा अच्छे से काम करवाता है और जो 25 साल पहले के भी जो मुकदमे थे अब निर्वाचन आयोग उनको फटाफट सॉल्व कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले उसके पास पावर नहीं थी, पावर पहले भी उसके पास थी और आज भी है और आने वाले टाइम पे भी रहेगी, लेकिन जो पावर का यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से उसने करना अब स्टार्ट किया है। यानी जो संविधान द्वारा उसको अधिकार दिए गए उसको उस अधिकार के बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि उसके पास इतने अधिकार है, वो ऐसे कर सकता है और ऐसे उनको यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अब उसने निर्वाचन आयोग ने वास्तविकता में उन अधिकारों को स्ट्रिक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो रिजल्ट आप देख रहे हो कितना बेस्ट आ रहा है। ठीक है, फिर भी अभी भी कहा जाता है कि इसमें और सुधार की ज़रूरत है। पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? 1951-52 में लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विभिन्न सभाओं के अनेक चुनाव और उप चुनाव कराए गए। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के चुनाव कराने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसे 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव कराना पड़ा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विभिन्न विधानसभा चुनाव को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। यानी क्या बता रहे हैं, अगर हम 52 से बात करें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो सामने आई। क्या थी कि जो 17 में चुनाव हो चुके थे उसके दौरान क्या हुआ, जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनमें उपचुनाव कराए गए, पहली बात। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग को जो असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर के जो ये हिंसाग्रस्त क्षेत्र थे, राज्य थे, यहाँ पे ऐसे क्षेत्रों में जो चुनाव हुए उनमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1991 की अगर हम बात करें तो जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई। 2002 की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं आई, जैसे गुजरात की विधानसभा को भंग कर दिया गया और इतनी जल्दी फिर से चुनाव कराना मतलब पॉसिबल नहीं था, तो कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया कि हाँ ठीक है, कुछ टाइम बाद इलेक्शन किए जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो ये था। आगे बढ़ते हैं। आगे कितना रह गया हमारा चैप्टर? थोड़ा सा बचा है बस। तो ये तो हमारा हो गया। पढ़ते हैं आगे। चुनाव सुधार, यानी चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है या क्या सुधार किए जाने चाहिए। देखो यहाँ से पढ़ते हैं। चुनाव की कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। यानी कोई भी प्रणाली बनाई गई हो वो कभी आदर्श या अच्छी बिल्कुल फिक्स, उसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें कुछ कमियां और सीमाएं यानी उसकी लिमिट्स होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई। यानी क्या बता रहे हैं, जो वयस्क मताधिकार तरीके से जो चुनाव है उनको स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार किया गया भारत में, और जो चुनाव है वो स्वतंत्र तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से करवाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले 66 वर्षों के अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए। यानी 66 साल के जो अनुभव है उसके बिहाफ पे चुनाव प्रणाली में बहुत सारे सुझाव ऐसे दिए गए कि उनमें सुधार की ज़रूरत है। चुनाव सुधारों के सुझाव निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल,
स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए। ये जो विचार थे ये कई लोगों के द्वारा दिए गए, जैसे स्वतंत्र जो समूह हैं उनके द्वारा, अनेक जो विद्वान हैं उनके द्वारा, राजनीतिक दल जो हैं अलग अलग विभिन्न उनके द्वारा। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में उल्लेखित संविधान प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में हैं। यानी जो कुछ सुझाव है उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो संशोधित करने के बारे में है। यानी कुछ चीज़ों को, संविधान के कुछ प्रावधान हैं जिनको संशोधित करने के लिए बताया गया है। देखो बताती हूँ वो कौन से है। पहला क्या है, हमारी चुनाव व्यवस्था को सार्वभौमिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिले हो। यानी अपने भारत में क्या है, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, यानी कि जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। मतलब जो 4 अपने इलेक्शन है उनको छोड़ के, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद, ये इनमें क्या होता है, इनमें समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का उपयोग होता है। तो यही बता रहे कि इसी तरह से पूरे देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं सब इसी तरह होने चाहिए। जितने अनुपात में उन्हें सीटें मिले उसी अनुपात में उन्हें वोट भी मिले। पहले तो ये सुधार की व्यवस्था को मतलब होनी चाहिए, सुधार की व्यवस्था। दूसरी क्या है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी है, संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाए। यानी जो 1/3 सीटें हैं, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। पार्लियामेंट और जो विधानसभाएं हैं उनमें 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए होनी चाहिए। और नेक्स्ट है, चुनावी राजनीति में धन के प्रावधान को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो एक जो मतलब खर्च करने का एक तरीका है उसको फिक्स कर देना चाहिए कि इस अमाउंट से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। कोई तो इतना खर्च करते हैं कि पानी जैसे बहता है ना, ऐसे पैसों को बहाते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो इसको बोल रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए और निर्वाचन आयोग के द्वारा एक फिक्स अमाउंट बना देना चाहिए कि इससे बाहर तुम इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, भले ही उसमें इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट फौजदारी का कोई मुकदमा दायर किया गया है तो उस व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे उसने न्यायालय में अपील क्यों ना कर रखी हो। भले ही कर रखी हो लेकिन फिर भी उसे लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। यानी ये जो जाति व्यवस्था है, धर्म है, इसके आधार पर अगर कोई अपील हो रही है या कोई भी प्रचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर तुम जाति के बिहाफ पे कर रहे हो कि कोई ब्राह्मण कास्ट से खड़ा है तो सारे ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर तुम जातिवाद फैला रहे हो, अगर इन चीज़ों के बिहाफ पे इलेक्शन में तुम जीत रहे हो या तुम्हें वोट मिल रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरह बंद कर देनी चाहिए, बैन कर देनी चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। यानी जो राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली है उसको कंट्रोल करने के लिए तथा उसकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए, लोकतांत्रिक रूप देने के लिए एक कानून होना चाहिए। यानी कि जो राजनीतिक दल है वो अपनी कार्यप्रणाली को ठीक से कंट्रोल कर सके, बना सके, उसे पारदर्शी बना सके, लोकतांत्रिक बनाने में एक अलग कानून होना चाहिए जो उनकी हेल्प करे। उसके बाद ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उन पर आम राय बन भी जाए तो सभी कानून औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे लोग
ही जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। यानी इसमें क्या बता रहे हैं कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं जब तक वो खुद डिसाइड नहीं करते या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा ये स्ट्रिक्ट कानून नहीं बना दिए जाते कि जो चुनाव है बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए और किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो और जो औपचारिक प्रावधान है उनको सीमित करार देना चाहिए और मतलब इलेक्शन जो हो रहे हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष, तो वो वास्तविकता में स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, सिर्फ नामात्र के नहीं। और ये तभी होगा जब जो लोग लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की जो भावना है उसका सम्मान करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। नीचे क्या है थोड़ा सा पढ़ते हैं। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त 2 और तरीके हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। यानी क्या बता रहे हैं कि जो चुनाव है, जो कानूनी सुधार है, वो किस लिए होने चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो चुनाव है वो जनता की अपेक्षाओं के लिए हो रहे और उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करें, यानी कि जो उनकी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। और पहला तो ये कि जनता को स्वयं ही अधिक सतर्क रहना चाहिए, यानी जो पब्लिक है उसको खुद अलर्ट रहना चाहिए तथा राजनीतिक कार्यों में और सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यानी जो भी राजनीतिक काम होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए सक्रिय रूप से ज़्यादा। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने की अपनी सीमाएं हैं। यानी हर व्यक्ति के लिए ना कुछ लिमिटेशन होती है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पहरेदारी करें। यानी क्या बता रहे हैं कि हर व्यक्ति हर घर में या फिर हर समुदाय में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस क्या होती है कि हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनको खुद होना चाहिए कि हमें ये चीज़ का विकास करना है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो ये सुनिश्चित करें, डिसाइड करें और उनकी पहरेदारी करें, उनकी देखभाल करें, उनको देखें कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इलेक्शन के टाइम पे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इस वीडियो में पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है कार्यपालिका वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और बाकी जो अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।